गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मापन किस प्रकार से किया जाता है। इस बात पे हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। और ये जो मापन है वो हमें एक्सपेरिमेंटल करना है। एक्सपेरिमेंट तो देखिए, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसके मेजरमेंट के दो मेथड्स हैं। एक मेथड है फैराडे मेथड और दूसरा मेथड है गोल्ड मेथड। ओके, देखिए जो फैराडे मेथड है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का माइक्रो लेवल पर मेजरमेंट करता है, यानी स्मॉल स्केल मेजरमेंट के लिए जो मेथड काम में आता है या इस्तेमाल होता है वो है फैराडे मेथड। इस मेथड के अंतर्गत एक जो सिंगल क्रिस्टल ऑफ स्मॉल साइज है उसका हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मान ज्ञात करते हैं। ओके, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्सेज हैं वो वीक टाइप के फोर्सेज हैं, और जब हम स्मॉल स्केल पर इन फोर्सेज का अध्ययन करते हैं तो ये काफी एक डिफिकल्ट टास्क है। ओके, दूसरा मेथड है गोई मेथड, गोई विधि। इसमें क्या होता है, एक गोई जो है तुला होती है, एक जो बैलेंस होती है, गोई बैलेंस होती है, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, उस बैलेंस के अंदर एक शक्तिशाली जो मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसके बीच में हम सैंपल सब्सटेंस को रखते हैं और उस सैंपल की प्रकृति के आधार पर उसका जो वेट है वो हम मेजरमेंट करते हैं और वेट के आधार पर हम उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्ञात करते हैं। हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है वो म्यू का मान कैलकुलेट करना है। तो म्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। और म्यू का मान कब कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता हो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता हो तो हम म्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए गोई विधि में क्या होता है, इसमें एक बैलेंस होता है, ये सैंपल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है,
देखिए इस डायग्राम के माध्यम से ये क्लियर हो पा रहा होगा कि जो गोल बैलेंस है उसमें देखिए दो प्लेटें हैं, एक ये है और दूसरा प्लेटा है उससे हमने ये जो सैंपल सब्सटेंस है एक ट्यूब के अंदर लगाया हुआ है। तो इसमें देखिए ये जो ट्यूब है सैंपल ट्यूब, इसमें निश्चित मार्ग तक हम क्या करते हैं सैंपल को फिलअप करते हैं। ओके, और उसके बाद में हम क्या करते हैं एक शक्तिशाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके बीच में हम इस सैंपल ट्यूब को रख देते हैं। ये जो सैंपल हम इस्तेमाल करेंगे वो या तो क्या होगा फाइनली पाउडर फॉर्म में होगा, अगर सॉलिड है तो फाइनली पाउडर फॉर्म, या फिर क्या होगा सॉल्यूशन होगा। ओके, ये हमने पुट कर दिया, यहाँ पे एक मार्क होता है, इस मार्क तक हमने इसको फिल कर दिया। अब क्या करते हैं ये शक्तिशाली जो मैग्नेट है इसके बीच में इस ट्यूब को हम पुट करते हैं। ओके, जब शक्तिशाली मैग्नेट के बीच में इस सैंपल ट्यूब को पुट करते हैं और सपोज करिए ये जो सब्सटेंस है वो कैसा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, चुंबकीय जो बार लाइंस है चुंबकीय रेखाएं हैं उनको आकर्षित करता है, तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है इसका वजन है वो घट जाता है। ओके, तो इसके आधार पर हम, और अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है, इसका वजन कम हो जाता है। ओके, तो देखिए इसमें हम किस प्रकार से हम इसका जो मेजरमेंट है वो करते हैं। तो देखिए इसका जो सैंपल ट्यूब है उसका जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सैंपल ट्यूब। ओके, और जो अब देखिए ये सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को हमने इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही वेट किया है। तो देखिए इसमें फोर्स लगेगा, वो फोर्स का मान होता है डेल्टा एम जी। यहाँ पे जी क्या है, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन है वो है। ओके, फोर्स एक्टिंग ऑन सब्सटेंस, ग्रेविटी की वजह से इस सब्सटेंस पे लगने वाला फोर्स डेल्टा एम जी की सहायता से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, फिर देखिए अगर काई 1 है वो क्या है वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस है, और काई 2 है वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर। तो जो फोर्स है एक्टिंग फोर्स ऑन सब्सटेंस उसको हम डिनोट कर सकते हैं 1/2 पाई 1 माइनस पाई 2 अल्फा म्यू 0 एच स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। देखिए इन दोनों फोर्स को इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, डेल्टा एम जी इक्वल टू 1/2 काई 1 माइनस काई 2 अल्फा म्यू 0 एच स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमें क्या चाहिए, इसमें किसका मान चाहिए, काई 1 का मान चाहिए। तो काई 1 का मान क्या हो जाएगा
देखिए ये हो जाएगा 2 डेल्टा एम जी अपॉन अल्फा म्यू 0 एच स्क्वायर प्लस काई 2। ये काई 1 का मान आ गया। काई 1 क्या है? काई 1 है वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सबस्टेंस। तो इस सबस्टेंस की हमने वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी मेजर कर ली है। ओके, फिर ये जो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी है इसको हम मोलर ससेप्टिबिलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। काई m इक्वल टू काई 1 अपॉन रो इनटू m, जहां पे कैपिटल M क्या है? मोलर मास ऑफ द सबस्टेंस है। तो देखिए इसमें इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब देखिए इसमें ये जो काई 2 है वो AF की वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी है जो कि नॉन है, जिसका मान हमें ज्ञात है। तो इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है? और इसका मान होता है लगभग 0.3 into 10⁻²। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं m अपॉन रो, काई 1 का मान रख दीजिए 2 डेल्टा एम जी अपॉन अल्फा म्यू 0 एच स्क्वायर। इसका मान हमने पुट कर दिया। ओके, काई 2 का मान हमने इसमें रख दिया है। अब देखिए ये आ गया काई 10। ओके, अब देखिए काई m का मान जब हमने निकाल लिया है, जो अब इसमें जब हम किसी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को इस सैंपल ट्यूब के माध्यम से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है? देखिए उसका जो काई m है वो काई डाईमैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिज्म प्लस काई डाईमैग्नेटिज्म, ये दोनों का सम होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? मोलर ससेप्टिबिलिटी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की टोटल वॉल्यूम्स जो मोलर ससेप्टिबिलिटी है उसका मान पैरामैग्नेटिज्म की जो मोलर ससेप्टिबिलिटी है और डाईमैग्नेटिज्म की मोलर ससेप्टिबिलिटी है उसके सम के बराबर होती है। अब ये पैरामैग्नेटिज्म मेटल आयन की वजह से होता है और डाईमैग्नेटिज्म है वो किसकी वजह से होता है? लिगेंड की वजह से होता है। ओके, तो लिगेंड की वजह से जो डाईमैग्नेटिज्म होगा वो पैरामैग्नेटिज्म के प्रभाव को कुछ हद तक न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। तो करेक्शन कैसे करेंगे? देखिए ये जो डाईमैग्नेटिज्म है इसको हम कैलकुलेट करते हैं समेशन काई एटॉमिक करेक्शन प्लस समेशन काई मल्टीपल 1। ओके, तो इन दोनों का जो फैक्टर है एटॉमिक जो करेक्शन है प्रत्येक एटम के लिए एक डिफरेंट टाइप का करेक्शन होगा, उसका मान हम पुट करेंगे और मल्टीपल लोड है तो उसका हम जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसको हम टोटल कर देंगे। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा? जो काई पैरामैग्नेटिज्म है उसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा और वो हो जाएगा काई मेजर्ड माइनस काई डाईमैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डाईमैग्नेटिज्म की वजह से है वो इसमें मेजर से कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिज्म आ जाएगा।
ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए हम जो गोलक ससेप्टिबिलिटी है उसको मैग्नेटिक मोमेंट के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने एक जो रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट किया था कि जो गोलक ससेप्टिबिलिटी है वो इक्वल टू होता है म्यू इफेक्टिव या एन स्क्वायर म्यू इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन 3 kT। ओके, तो यहाँ पे देखिए गोलक ससेप्टिबिलिटी और जो मैग्नेटिक मोमेंट है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो हो रहा है। तो इसके माध्यम से इसको हमने क्या कहा था, C/T कहा था। ओके, तो यहाँ पे देखिए म्यू अपॉन म्यू बी दिया में, तो इसका मान 797.5 इंटू XM और T के बराबर, क्योंकि ये सारा क्या है कांस्टेंट राशियां हैं, ये सारी कांस्टेंट है, इनका मान पुट करेंगे तो ये 797.5 आएगा और ये 4 मैग्नेटॉन में मैग्नेटिक मोमेंट हमें प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हम क्या निकालेंगे, म्यू का मान निकालेंगे। अब चूंकि म्यू इक्वल टू क्या होता है n प्लस 2 रूट 4 मैग्नेटॉन होता है, तो यहाँ पे म्यू का मान हमने कहां से निकाल लिया, यहां से निकाला है। ओके, जब म्यू का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या निकालेंगे, हम n का मान निकाल सकते हैं। और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जब हम किसी संक्रमण धातु संकुल के पास में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है इस बात का पता लगा लेंगे तो क्या हम इसको रिवर्स करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का मान निकाल सकते हैं। जब मैग्नेटिक मोमेंट का मान हमने निकाल लिया, इस समीकरण में पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसके दो मेथड हमने बताए हैं, फैराडे मेथड और गाइस मेथड। ये दोनों एक्सपेरिमेंटल मेथड हैं। तो इन एक्सपेरिमेंटल मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस पर आधारित जो है कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, उनको आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही और आप सभी का धन्यवाद।